हमसे कहा जाता था कि हम 5 वर्ष के हो जाएंगे या 6 वर्ष के हो जाएंगे तब हमारा एडमिशन स्कूल में होगा, लेकिन अब पूरी तरीके से बदल चुका है। क्या चीज है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक हेडिंग डालिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए लाई गई है। नई शिक्षा नीति 34 साल बाद बदलाव, यानी नई शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किए गए हैं। जब कोई क्रांति आती है तो उसमें बदलाव होते ही होते हैं, चाहे वो खेती से जुड़ी हुई क्रांति हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई क्रांति हो, या समाज से कोई जुड़ा हुआ पहलू हो। तो याद रखिएगा, ये 34 साल बाद जो है नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पिछली बार हर शिफ्ट में पूछा गया कि जो नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी आई है, तो एनईपी के जो है अध्यक्ष जो कौन थे, यानी किसकी अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया? तो इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में यह एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। ठीक है ना, ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अब चलिएगा, एनईपी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो जान लेते हैं, जो एग्जाम में ट्रेंड हो रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने देखा कि 34 साल बाद आई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन से नंबर की है? तो ये 2020 की जो एनईपी आई है, एनईपी एनईपी मैं बार बार कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा। एन का मतलब नेशनल, ई का मतलब एजुकेशन, पी का मतलब पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट ही नहीं, स्टार बना के लिख लीजिएगा। 34 साल बाद यह जो है शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, यह हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। क्लियर है? कौन से नंबर की? थर्ड नंबर की। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखिए, एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अब आगे देखना होगा कि ये लक्ष्य तो रखा गया है, लेकिन कितना प्राप्त हो रहा है। आपको हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ, एनईपी 2020 के तहत कितना निवेश का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको ऑप्शन में 6% ही आपकी आंखें ढूंढेंगी। उस ऑप्शन को आपकी आंखें 6% पर जानी चाहिए, इसलिए बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिएगा, एक पॉइंट जो बहुत चर्चे में रहा, इस साल पूरे साल चर्चे में रहा है, जो एग्जाम में सर्वाधिक पूछा जाएगा। आपने अभी नाम सुना होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एमएचआरडी कहा गया। ठीक है ना? तो ये जब शिक्षा नीति आई तो एमएचआरडी का नाम ही बदल दिया गया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब किस नाम से है, ये भी जान लीजिएगा। पहले आप जानते थे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है तो उसका कोई मंत्री भी होगा। तो समझिएगा कि कैबिनेट द्वारा, यानी एनईपी आने के बाद कैबिनेट के द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। एमएचआरडी का नाम बदलकर, एमएचआरडी का मतलब है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, है ना? तो आपको मैं बता दूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। यही इंग्लिश में लिखा है, यही हिंदी में लिखा है। ठीक है, कोई भी चीज लिख लो। तो एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय, बात एक ही है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये फैक्ट एग्जाम में कतई नहीं भूलना है आपको। हमने सी टेट की तैयारी ताबड़तोड़ शुरू कर दी है। हमने सारी प्लेलिस्ट को मेंशन कर दिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट को मेंशन किया है। 20-20 मिनट की वीडियोस के चैप्टर हैं, चाहोगे तो 2 घंटे में हर चीज उखड़ जाएगी। इसलिए ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो सब्सक्राइब कर लो। हम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। अगर ये आपने ग्राफ नहीं समझा तो एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, उसको समझना पड़ेगा। अब देखिएगा, जिस तरीके से अपन नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब पुरानी शिक्षा नीति, यानी जैसे हम पढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता था कि 5 से 6 साल, तो जो 6 साल देखा जाता था, मिनिमम 6 ईयर माना जाता था। अब तो 5 साल कर दिया है। ठीक है ना? जो प्राइवेट स्कूल है उसमें मिनिमम 5 साल, या सरकारी स्कूल में 5 साल देखा जाता है। तो हम लोगों को जो पहले एडमिशन मिलता था स्कूलों में, वो हमसे हमसे कहा जाता था कि बच्चा 6 साल 5 साल का होना चाहिए।
6 साल में पहले मिलता था, अब नहीं, अब 3 साल में मिलेगा। बच्चा अगर 3 साल का है तो उसको एडमिशन मिलेगा। इसकी बात करेंगे अभी आगे, जिसमें मजा आ जाएगा, आपको सुनकर मजा आएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि पहले आप 10+2 कर रहे थे, अब उस 10+2 को खत्म कर दिया, यानी 12 साल जो है आप सरकार के अंडर में रहते थे, कि हमारी जो योग्यता है वो 10+2, 12 साल अब सरकार की योग्यता के अंतर्गत आप नहीं रहोगे। क्या रहोगे वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय जो है बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है। और आपको मैं बता दूं कि एक पॉइंट और यहां पर जोड़ रहा हूं, नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त किया गया है और पीएचडी को जोड़ा गया है। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है और पीएचडी को जोड़ा गया है, ये पॉइंट भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पर। अब समझिएगा मुद्दे की बात क्या है। जो नई शिक्षा नीति है वो कैसी शिक्षा नीति है, ये फार्मूला एग्जाम में पूछा गया है और 100% ये फार्मूला एग्जाम में आएगा, आ चुका है, कई शिफ्ट में आया है और आएगा, हमेशा हर शिफ्ट में आता रहेगा। यह नीति वर्तमान की 10+2, वर्तमान का मतलब है कि हम लोग की जो शिक्षा हुई है वो 10 में हुई है, तो 10+2 वाली शिक्षा अब रिप्लेस होगी। अब 10+2 की जो शिक्षा नीति चल रही थी पुरानी, अब वो नहीं रहेगी। तो स्कूल एजुकेशन में वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर अब ये वाली व्यवस्था अपनाई है। यानी 10+2 को खत्म किया और 5-3-3-4 को लाया गया, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये दोस्तों अपनाई गई है, इसको रिप्लेस किया, इसको हटाया गया है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये वाला फार्मूला याद रखो। अब इस फार्मूले का मतलब क्या है, मतलब यह है कि 10-2-12, 10-2-12, 12 साल आपको सरकार के अंडर में रहना पड़ता था। अब यहां पर क्या है, 5-3-8-9-10-11-12-13-14-15, कितना हुआ, 15 साल हुआ। क्या बताओ, 15 साल हुआ। तो मैं यही कहूंगा कि 3-3-6-4-10-15, अब 15 साल आपको सरकार के अंडर में रहना है। मतलब पहले 12 साल था, अब 15 साल। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप 6 साल में पहले एडमिशन ले रहे थे, तो अब 3 साल में ले रहे हो, वही 3 साल शुरू के बढ़ गए हैं। अब कैसे बढ़ गए हैं समझो, कि आप देखो कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। कुछ ऐसे थोड़े से खराब पहलू भी हैं, लेकिन अच्छी व्यवस्था भी है। मतलब हम लोगों को किस तरीके से मार मार के स्कूल भेजा जाता था, है ना, और तब जाके पढ़ते थे। अब क्या किया गया है, क्या बदलाव किए गए हैं, ये समझो। अब जो नए बच्चे पढ़ेंगे स्कूलों में वो किस तरीके से पढ़ेंगे, हमारे लोगों के जमाने में था नहीं। अब देखिएगा, जो 15 साल बच्चा स्कूल में टाइम स्पेंड करेगा, वो शुरुआती 3 साल, देखिए स्टार्टिंग में, देखिए मैंने कहा क्या कहा, 5+3+3 और +4, यही तो फार्मूला है, 5-3-3-4, यही तो मैं कह रहा हूं। ये वाला क्या है, 3+2, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5-3-3-4, यही है ना। तो यही तो मैं कह रहा हूं, 5-3-3-4। अब देखो इस 5 का मतलब क्या है, तो शुरुआती का जो बच्चा है, वो 3 साल का जो बच्चा है, वो एडमिशन स्कूल में ले लेगा। 3 साल वो एडमिशन ले लेगा, लेकिन वो 3 साल बिना पेन के जाएगा, यानी बिना कॉपी पेन के जाएगा। अब आप जो 3 साल का बच्चा छोटा हुआ करता था, उसकी माँ उसके स्कूल तो भेजती नहीं थी, यानी हम लोगों को, वो कहती थी बच्चा बड़ा हो जाए, 5 साल का बच्चा हो जाएगा, उसके बाद ही उसका एडमिशन होगा। नहीं, अब 5 साल का नहीं, अब 3 साल का बच्चा जैसे ही हो जाएगा, यानी शुरू के जो 3 साल हैं वो दोस्तों स्कूल में क्या होंगे, कि वो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका जो भी चलते हैं, वो अब यहां से बच्चा सीखेगा, बिना कॉपी पेन लेकर जाएगा। वहीं बच्चा खेल खेल में सीखेगा, बच्चे को कुछ भी खिलौने मिलेंगे स्कूल में, वहां से सीखेगा, बच्चे आपस में सीखेंगे, बच्चे छुपा छुपाई से तरीके से खेलेंगे, मतलब खेलने के लिए बच्चा जाएगा कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जिससे बच्चा रुझान भी लेगा, उसे मारना नहीं पड़ेगा। बच्चा भी सोचेगा कि स्कूल में, एक घर में क्या रखा, हम तो स्कूल जाएंगे, और हंसते हंसते दौड़ता हुआ स्कूल चला जाएगा, क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं है। उसे तो खेल खेल में, प्ले स्कूल की तरह उसे सिखाया जाएगा, उसे खेल खिलाने के लिए भेजा जाएगा। अब जैसे ही वो दो जो है क्या करेगा,
ये जो है खेल खेल में पहुंचेगा, फिर आगे की श्रृंखला में वो 3 से क्या करेगा, 3 साल जो है बिताएगा अपने अगले स्टेज में, फिर आगे 3 साल अगले स्टेज में जिसको मिडिल एज कहा गया, फिर आगे 4 साल जो है अगले स्टेज में। आपको समझाने के लिए मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि बच्चे शुरू में बिना पेन कॉपी, जिससे उनका भय और डर खत्म हो जाए, यानी शुरुआत के 5 सालों में उनका डर खत्म करना है। समझ गए? अब जो अगर मैं बात कर रहा हूं अगली स्टेज में, तो अगली स्टेज की बात की जाए तो उन बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अगली स्टेज में उन बच्चों को सिखाया जाएगा छोटी छोटी चीजें, कंप्यूटर ट्रेनिंग टाइप की, सिलाई बुनाई कढ़ाई या फिर कुछ भी। अगली स्टेज में उनको हम कहेंगे कि भाई स्ट्रीम की जगह मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हो। अब इसको समझिएगा, लिखना नहीं था वहां पे, अब समझिएगा। इस नीति के आधार पर क्या है कि जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, संरचनात्मक समझ, यानी इस नीति जो एनईपी 2020 आई है, इस नीति में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर होगा, न कि रटंत पद्धति पर जोर होगा। रोट लर्निंग मेथड अपनाया नहीं जाएगा। पहला पॉइंट एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो रटंत प्रणाली को हटाया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल मेथड को लाया जाएगा। यह है इस स्लाइड का मतलब, समझ गए ना। केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर बहुभाषिकता, ध्यान दीजिएगा, बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना। समझिएगा कि बहुभाषिकता का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा है तो उसके अपने घर की भाषा होगी, हर बच्चे की अलग अलग भाषा होगी। कोई बच्चा हिंदी अच्छा बोलता है तो कोई बच्चा मराठी अच्छा बोलता है, तो कोई इंग्लिश बढ़िया बोलता है, तो कोई अपने मदर टंग में मदर भाषा बोलता है। तो बहुभाषिकता क्या है कि जो मल्टी लैंग्वेज है दोस्तों, ये हमारे स्कूल का एक संसाधन होती हैं। हमारे लिए एक संसाधन का, हमारे लिए का मतलब है एक टीचर के लिए संसाधन, एक विविधतापूर्ण जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, ये तय करती हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। तो बहुभाषिकता क्या है, क्लासरूम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन पर जोर देना, न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। यानी इस एनईपी 2020 में यह कहा गया है कि उसको आप सिखा रहे हो तो तुरंत आप एवल्यूट करो, एवल्यूशन में लाओ, सतत मूल्यांकन करो। ऐसा नहीं है कि आपने सिखाया और लास्ट के अंतिम साल में आप परीक्षा ले रहे हो फिर उसका रिजल्ट निकाल रहे हो। तो मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। इस नीति के आधार पर अगर देखा जाए तो छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन, एवोल्यूशन के लिए एक परख नामक नए केंद्र की स्थापना की गई है। यानी नए केंद्र की जो सेंटर है, एक परख क्वेश्चन में आएगा, 100% आएगा, स्टार में लगा लीजिएगा कि जो परख केंद्र है वो किसका है, एनईपी 2020 का है। या एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत किस केंद्र की स्थापना की गई है, जिससे छात्रों के मूल्यांकन में क्या हो, मूल्यांकन में थोड़ी सी सहनशीलता हो। तो वो एक परख नामक ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। तो परख नामक क्या है, एक नया सेंटर है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, अब जैसे ही बच्चा प्री स्कूल से निकलेगा, प्ले स्कूल से निकलेगा, आंगनबाड़ी केंद्र से निकलेगा, तो बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5th या क्लास 8th, उससे आगे भी घर की भाषा यानी मातृभाषा होनी चाहिए या स्थानीय भाषा होनी चाहिए। भाई बच्चे की जो मदर टंग है वही तो इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा घर में जो कुछ सीख रहा है उसी के आधार पर तो स्कूल में जाएगा। जैसा घर में वातावरण रहा है वही बोली घर में बोल रहा है, वही तो छोटा बच्चा है वही तो स्कूल में बोलेगा। तो यही कहता है एनईपी 2020 कि भाई बच्चे के घर की बोली का यहां पर सम्मान किया जाए। बच्चे की जो घर की बोली है, मदर टंग है, वही दोस्तों कम से कम 5 से 8 या उसके आगे भी यह जारी रहनी चाहिए। समझ गए ना। तो मदर लैंग्वेज बहुत जरूरी है इस एनईपी 2020 में। चलिए, राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया जाए, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाए। लचीलापन का मतलब है कि 3 फार्मूले का मतलब है कि 1 2 3। किसी को मराठी आ रही है तो मराठी दूसरा, इंग्लिश तीसरा, इंग्लिश दूसरा,
और तीसरा आपका कोई और लैंग्वेज। 3 फार्मूले का मतलब है कि 3 अगर भाषाएं एक संसाधन के रूप में काम करेंगी तो क्लासरूम बढ़िया एकदम सुसज्जित रहेगा, है ना। और टीचर को भी आनी चाहिए। मतलब हर बच्चे के घर की, हर बच्चे के राज्य की, हर बच्चे के जिले की, हर बच्चे के एनवायरनमेंट की एक अपनी भाषा होती है। तो 3 लैंग्वेज को अपनाया गया है। अब त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं में जैसे संस्कृत का अध्ययन भी कराने के लिए बोला है। यानी ये कहा है कि इसके अलावा आप संस्कृत का अध्ययन कर सकते हो। यह एक विकल्प है, यह एक कोई जरूरी पॉइंट नहीं है। यानी संस्कृत अध्ययन पर जोर नहीं दिया जा सकता। एक पॉइंट को रखा जा सकता है कि जिसकी इच्छा हो वो इसका स्टडी कर सकता है। ठीक है बेटा। तो 3 लैंग्वेज में लचीलापन, यह 3 लैंग्वेज फार्मूला है। इसको इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट में लिख लीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल, इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए। जो एनईपी 2020 है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। तो इस रेड पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। क्यों है एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल? क्यों? क्योंकि हर विद्यार्थी को उनकी एकता के बारे में, उनके बीच में प्रयोग होने वाली भाषाओं के बारे में जानने के लिए यह केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। ठीक है बेटा। तो यह पॉइंट आपको नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, अगर इस आधार की बात की जाए, यानी इस नीति के आधार पर जो सिद्धांत है कि कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, जैसे क्लासिकल लैंग्वेज में तमिल आ जाती है, तेलुगु आ जाती है, कन्नड़ आ जाती है, मलयालम आ जाती है, उड़ीसा, पाली, फारसी आदि। तो कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा भी कहीं ना कहीं उसके भी स्टडी पर जोर दिया गया है कि इसका भी एक स्टूडेंट अध्ययन कर सकता है, जो एक शास्त्रीय भाषा है, जो एक क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा और पाली, फारसी जैसे तमाम ऐसी भाषाएं हैं जिसको स्टडी के रूप में अपनाया जा सकता है। ये क्लासिकल लैंग्वेज है, तो क्लासिकल लैंग्वेज वाला भी पॉइंट, शास्त्रीय भाषा वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। चलिए, माध्यमिक स्तर पर जैसे ही आप पहुंचते हो, बड़े लेवल पर बच्चा छोटे से बड़ा होता है और बड़े क्लासरूम में जाता है, एंटर करता है, कि माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में आप विदेशी भाषा भी सीख सकते हो। इस एनईपी 2020 में विदेशी भाषा का भी प्रस्ताव है। विदेशी भाषा में आपको सीखने को कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी आदि का अध्ययन देखने को मिलेगा। माध्यमिक स्तर की बात है, ध्यान दें। और यहां पर आप क्लास 6 के बारे में, जब 6 में पहुंचते हो तो उसमें आप शास्त्रीय भाषा, और क्लास आप उसके भी नीचे पहुंचते हो तो मदर लैंग्वेज। समझ में आया? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना कौन करेगा? एक क्लासरूम का टीचर करेगा। क्लासरूम का टीचर करेगा, या एनईपी 2020 में बनाने वाले इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए बेहतरीन हो सकता है विकल्प। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है समालोचनात्मक चिंतन, तार्किक सोच, जो थिंकिंग है, तर्क करने की क्षमता। रचनात्मकता का मतलब है कि कोई बच्चा किसी तरीके से कैसे दूसरे से अलग कार्य कर रहा है। सोचने की क्षमता, हम देखते हैं ना कि जो सृजनात्मकता, कुछ क्रिएटिव बच्चे होते हैं, तो क्रिएटिविटी होना चाहिए। तो ये क्या है, इसका भी पहचान करो, और अगर कोई बच्चा बढ़ रहा है आगे तो उसकी मदद करो। ये है एनईपी 2020 में। ठीक है बेटा। चलिए, अगर हम अगले पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पर ध्यान देना है कि क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा, और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा, जिसमें आप कंप्यूटर सीख सकते हो, कढ़ाई सीख सकती हैं, आप बुनाई सीख सकती हैं, या बुनाई सीख सकते हैं, कढ़ाई सीख सकते हैं। इस तरीके के जो व्यवसायिक शिक्षा हैं, जो बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित करेंगे।
क्लास 6 से ही। मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर से लेकर आप कढ़ाई, बिनाई, जो कारपेंटरी का काम है, लोहे का कार्य है, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो, उनके डिप्लोमा टाइप के ले सकते हो। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। दिव्यांगन अधिकार, अधिकार लिख लेना यहां पर। दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016, जिसको आरपीडब्ल्यू कहा जाता है, आरपीडब्ल्यूडी कहा जाता है बेटा, ठीक है ना, ये नाम याद रख लेना। 2016 अधिनियम क्वेश्चन में आ चुका है कि दिव्यांगन अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया था, 2016 में। ये भी पॉइंट एग्जाम के सीटेट परीक्षा में देखने को मिला। तो आरपीडब्ल्यूडी जो आया, यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। उसमें कोई अलगाव नहीं है। सामान्य बच्चे भी, जनरल क्वालिटी के भी बच्चे जो बिल्कुल सही हैं शरीर से, और दिव्यांग बच्चे जो शारीरिक रूप से थोड़े से अक्षम हैं, थोड़े से डिसेबल हैं, वो भी बच्चे साथ में ही बैठ के सीखेंगे। ये एनईपी 2020 कह रही है, और ये समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये भी कह रहा है दोस्तों, सभी के लिए अधिगम है, यानी यह व्यवस्था सभी बच्चों के लिए एक समान रूप से प्रभावी होगी। ठीक है ना बेटा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा आप। वीडियो में सभी के लिए अधिगम, ये समावेशी शिक्षा क्या है, बार बार इसको भी आगे हम चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन एक सिंपल सी बात समझ लो, समावेशी शिक्षा वो है जहां पर सारे बच्चे एक साथ मिलकर बैठते हैं, जहां पर कोई भी धर्म, जाति आदि में कोई बंटवारा नहीं होता है ना। हम लोगों ने भी ऐसी पढ़ाई की है, कभी बंटवारा किया नहीं, वही समावेशी शिक्षा है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाए, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। चलिए, और आज की इस वीडियो का अंतिम पहलू पर अपन जा रहे हैं, और अंतिम पहलू पर देखिएगा दोस्तों, क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कूल के कैरिकुलम में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी, ध्यान दीजिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट है, जो रोट प्रक्रिया चल रही है कि बच्चे को रटना आ रहा है, बच्चे को रटना नहीं है, रटवाना नहीं है, बल्कि उसे रचनावादी बनाना है, बल्कि उसे क्रिएटिव बनाना है। तो राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक के स्कूलों के कैरिकुलम में कमी है। जैसे लचीलापन की बात करें और रटकर सिखाना की बात करें, तो रटकर की बजाय रचनावादी बनाना है और सीखने के तरीके पर जोर देना है। साथ ही साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये एनईपी 2020 कह रही है, जो जल्दी प्रभावी होगी। ठीक है बेटा, चलिए। ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नोट कर लीजिएगा, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली बहुयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। सिंपल सी बात है, अर्ली चाइल्डहुड क्या मतलब ही है, आप जब प्री स्कूल में जा रहे हो तो उसमें खेल आधारित, बिना बैग, बिना पुस्तक और बिना क्या है, बिना पेन के आप चीजों को करते हो, और खेल खेल में जब आप सीखते हो तो चीजें आपके माइंड में अच्छी तरीके से बैठती हैं। जो चीज आप प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हो, खुद करके सीख रहे हो, तो वो आपके माइंड में जल्दी सेट होगी। जो आप करके ही नहीं सीख रहे हो, रटकर सीख रहे हो, तो वो आपके माइंड में जल्दी सेट नहीं होगी। सिंपल सी बात है, रचनावादी, खोज आधारित, बहुयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है इस एनईपी 2020 पॉलिसी में। ठीक है, आज के अंतिम पॉइंट में देखेंगे दोस्तों कि स्कूल तैयारी का जो मॉडल है, वो यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉडल है। ध्यान दीजिएगा, यह 3 महीने का एक प्ले आधारित मॉडल है, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ ही हफ्ते, जो क्लास 1 है, ध्यान दीजिएगा, जो क्लास 1 है, उस एडमिशन के कुछ ही हफ्तों फर्स्ट के बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक पॉइंट को डिस्कस यहां पर करना बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से बच्चा 3 साल जो है स्कूल में पढ़ रहा है, और 3 साल बाद जो है क्या करेगा, वो क्लास 1 में जाएगा, क्लास फर्स्ट में जाएगा, समझिएगा। 3 साल तो बच्चा वो क्या रहेगा, वो तो केवल खेलने जाएगा। 3 साल तक उसका एडमिशन क्लास 1 में नहीं होगा, 3 साल तक जो है वो केवल खेलेगा। उसके बाद वो क्लास 1 और क्लास 2 में जाएगा, एज रहेगी 6 to 8। अब ध्यान में आया, अब समझ में आया चीजें। तो पहले 3 साल बच्चा खेलेगा, दूसरे में आपको 1 से 2 में एडमिशन मिलेगा, यानी जो 3 है, 3 साल तक कोई हस्तक्षेप नहीं। जब वो यहां पर 2 साल बचेंगे, यानी ये 5 साल का पूरा क्राइटेरिया है, तो उसमें बचे हुए 2 साल में क्लास 1 और क्लास 2 कवर करेगा।
तब उसकी एज वहां पर 6 से 8 साल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले पॉइंट की डिस्कस हम करेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये समझिएगा। अगला पॉइंट हमारा ये है दोस्तों, क्या कह रहा है, देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार लर्निंग यानी अधिगम जो है वो एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, यानी प्रयोगात्मक होना चाहिए। प्रयोगात्मक का मतलब है कि बच्चा करके सीखे, बच्चा करके सीखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, तभी हम चीजों को सीख पाएंगे। कोई चीज खुद नहीं कर रहे, दूसरा कर रहा है, आप जब तक हस्तक्षेप नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये क्या है, आखिर है क्या, इसमें कुछ अनोखा है क्या। तो एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखे, यानी लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। आप जब वो पढ़ते हो, राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा पढ़ते हो, ठीक है ना, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां 2005 में जब पढ़ते हो तो वो भी ये कह रही है, प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। कला और खेल बहुत जरूरी है, जिससे बच्चा हंसते हंसते चीजों को सीख जाएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों और केंद्रों, यानी एनसीईआरटी और एससीईआरटी राज्य और केंद्रों से संबंधित है। शोषित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट के स्कूल वेस्ट असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरीके से नया प्रारूप दिया जाएगा। जितने भी आपके राज्य और केंद्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह सभी स्कूल इस असेसमेंट के आधार पर ही होंगे और उनका जो प्रोग्रेस होगा वो पूरी तरीके से एक कार्ड के रूप में समाहित होगा। जिस तरीके से आज पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसी तरीके से बच्चों के हाव भाव को, बच्चों के रिजल्ट को डिस्कस किया जाता है आपस में। ठीक है, यह प्रोग्रेस कार्ड, जिसको प्रगति पत्र कहा जाता है, एक समग्र 360 डिग्री बहुयामी यानी मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा, जिसमें सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावनात्मक, अफेक्टिव और जितने भी आपके डोमेन होंगे वो बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट्स की विशेषताओं में समेकित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि इस तरीके की जो पॉलिसीज लाई गई है, एनईपी 2020 को लाया गया है, ये केवल बच्चों को इसमें इतना ज़्यादा सुधार करने के लिए कि जो बच्चा 6 साल में एडमिशन ले रहा था वो 3 साल में अब एडमिशन लेगा। अब बच्चा 3 साल में पढ़ाई करेगा, स्टार्टिंग के 2 साल, जो लास्ट के 2 साल बचेंगे उसमें क्लास 1 पढ़ेगा,